स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे फेम्टोसेकंड लेजर्स के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये क्या है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फेम्टोसेकंड लेजर वो होता है जिसका पल्स ड्यूरेशन, ये कंटिन्यूस लेजर नहीं है, पल्स ड्यूरेशन है। आप और हमें अगर आंख से देखेंगे तो वो लगेगा कंटिन्यूस है क्योंकि वो इतना तेजी से स्विच कर रहा है। लेकिन जो पल्स विथ है वो 10⁻⁻15 सेकंड है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ये इतना ज़्यादा छोटा टाइम फ्रेम है कि नैनो सेकंड 10⁻⁹ होता है, पिको सेकंड 10⁻⁻12 होता है, ये फेम्टो सेकंड 10⁻⁻15 होता है। ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट पल्स है। तो इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन कहा जाता है, मतलब मिलियंथ एंड बिलियंथ ऑफ ए सेकंड है, बहुत ज़्यादा छोटा पल्स होता है ये। तो ये समझिए, और इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप टेम्पोरल कंप्रेशन कर रहे हैं, यानी कि आपका जो लेज़र का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 1 किलोवाट ही मान लीजिए। लेकिन वो इतना कंप्रेस कर दे रहा है, इतने छोटे-छोटे पल्स में मार रहा है कि पावर रेटिंग जो है, जो ऑन स्पॉट जो रिएक्शन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि टेरावाट लेवल तक हम लोग पहुँच सकते हैं, जबकि टोटल पावर उतना नहीं है। वो इतना कंप्रेस कर देता है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर का झटका मारता है। तो वही समझिए, और ये कितना फ़ास्ट है, ये इतना फ़ास्ट है कि मटीरियल रिएक्ट भी नहीं कर पाता है। यानी कि अगर आप मेटल में डाल रहे हैं, मेटल में आप कितना भी मतलब नॉर्मल लेज़र इस्तेमाल करेंगे, वो अगल-बगल गर्म होना शुरू कर देता है। मतलब अगर आप शीट मेटल में देखेंगे बहुत थिन है तो उसको कहा जाता है लेज़र से मत काटो क्योंकि वार्प करने लग जाता है। ये मारिए उसको कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, ये महँगा होता है बट इसीलिए नहीं यूज़ करते हैं। और इसको आप देखिए कि अगर आप नॉर्मल ये लॉन्ग पल्स ड्यूरेशन से मारेंगे, जो कि लॉन्ग बाकी सारे केस में ये शॉर्ट ही लगेगा, वो ऐसे मटीरियल निकल रहा है, जहाँ पे भी आपने लेज़र मारा वहाँ से मटीरियल निकल रहा है, उसमें वो होगा ही नहीं। वो इतना फ़ास्ट है कि वो तोड़ के हट जा रहा है भाई, रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा मटीरियल, इतना शॉर्ट होता है। मतलब रिएक्शन का जो है कि मतलब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में लेज़र पड़ा, वो वाइब्रेट करना शुरू किया, वो दूसरे मटीरियल में अपना एनर्जी डंप किया, सर तब तक हो गया, ड्रिल होके चला गया। तो यही समझिए, बहुत ही फ़ास्ट इम्पल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो रहा बात कि इतना तेज कैसे हो जा रहे हैं हम लोग, तो हिसाब यहाँ पे कि फेम्टोसेकंड समझिए वो ज़रूरत से ज़्यादा ही फास्ट है और शॉर्ट भी है। फास्ट का मतलब ये हो गया कि दर्र जो ये पल्स मार रहा है ये बहुत है। ऐसा नहीं होता कि ये 1 सेकंड में 1 पल्स है, बहुत फास्ट होता है। किलोहर्ट्ज़ से लेके मेगाहर्ट्ज़ तक में चला जाता है। और जो पल्स का मतलब चौड़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, वो तो हमने पहले ही बात कर लिया, फेम्टोसेकंड है। तो इसको आप ये समझिए कि ये कितना फेम्टोसेकंड कितना बड़ा होता है, आप ये समझिए कि वो वायरस का डायमीटर है। अब बोलेंगे हैं फेम्टोसेकंड टाइम है, हम उसको वायरस के डायमीटर में क्यों बता रहे हैं? जैसे दूरी को नापने के लिए आप बताते हो ना लाइट ईयर है, वैसे ही आप उल्टा भी चल सकते हो। तो ये मतलब लाइट वायरस का दूरी कवर कर पाएगा 1 फेम्टोसेकंड में। वही समझ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा छोटा टाइम सेकंड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और इसको अगर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो वो 100 टेराहर्ट्ज़ से ऊपर चला जाएगा। गीगाहर्ट्ज़ नहीं, टेराहर्ट्ज़, वो भी 100 टेराहर्ट्ज़ से ऊपर के बारे में बात कर रहे हैं। और तो रहा बात कि इसको अचीव कैसे करते हैं, क्योंकि ये इतना फास्ट है कि इसके लिए हमें नया फिजिक्स इस्तेमाल करना पड़ता है। वो फिजिक्स है मोड लॉकिंग। अब बोलेंगे भाई ये ऊटपटांग फिजिक्स क्यों इस्तेमाल करना पड़ा मोड लॉकिंग वाला? बात है कि इतना फास्ट आप कोई चीज़ को स्विच ऑन ऑफ नहीं कर सकते। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं तो जो मॉसफेट हो ये सब हो, वो सब में आप देखिएगा लिखा रहता है कि भई ये माइक्रो सेकंड हुआ, नैनो सेकंड हुआ। फेम्टो सेकंड नहीं होता है। और फेम्टो छोड़ दीजिए, ये पिको सेकंड तक में भी उसमें नहीं काम हो सकता। तो इतना फास्ट तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है ही नहीं कि वो कंट्रोल कर सके। तो हिसाब ये है कि फिजिक्स में एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जब भी आप एक कैविटी बनाते हैं उसमें वेव इधर से उधर जाता है, तो उसमें अगर 2 वेव आगे पीछे जा रहे हैं तो एक वेव बने जिसे कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, एक बनेगा डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। तो इससे आप एम्पलीफाई कर सकते हैं। अब रहा बात कि मैथ का ट्रिक ये है, अगर जितने वेव्स आगे पीछे जा रहे हैं इसका मल्टीपल्स अगर आप सही से अरेंज करते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मल्टीपल्स अरेंज करते हैं, तो एक जगह पे वो बहुत स्ट्रांग बनेगा और फिर दूसरा बहुत छोटा बनेगा। और ये जो ड्यूरेशन जो ऐसे पल्स जाएगा, कई सारे पल्सेस को कोलैप्स करने के बाद, तो मेजॉरिटी टाइम वो डिस्ट्रक्टिवली ये हो रहा है, क्या बोलते हैं, कंबाइन कर रहा है, वहां से एनर्जी डिस्प्लेस हो जा रही है। जा कहाँ रही है एनर्जी? जहां पे वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर हो रहा है। तो कंस्ट्रक्टिवली जहां पे इंटरफियर हो रहा है वो पल्स जो है बहुत पावरफुल होते जा रहा है। तो वही समझिए कि यहाँ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का मैथमेटिकल फायदा उठा के बहुत सारे ये समझिए वेव्स को ओवरलैप करके आप ये ट्रिक कर रहे हैं। और इसमें ये समझिए कि हमारे पास ये फायदा था कि अगर हम लोग सही से करते हैं, बहुत सारे लो फ्रीक्वेंसी जो कि टेराहर्ट्ज में नहीं है, किलोहर्ट्ज में भी हो सकता है, उसको बहुत सारे को जोड़ 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 के हम
टेराहर्ट्ज़ लेवल का एक मास्टर फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। और एक तो समझिए यही टेक्नोलॉजी आपका कंप्यूटर में, घड़ी में, सब चीज़ में यूज़ होता है। क्योंकि अगर आप कभी कंप्यूटर में देखो, उससे जो ऑसिलेटर होता है, ऑसिलेटर सिर्फ़ किलोहर्ट्ज़ में होता है, तो आपका कंप्यूटर गीगाहर्ट्ज़ पे कैसे चलता है? तो वो पार्ट गूगल कर लीजिए, सेम वही लॉजिक यही है। मोड लॉकिंग मतलब कि लोअर लेवल फ्रीक्वेंसी को फीडबैक करके आप हाई लेवल बढ़ा सकते हैं। वही कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फायदा उठा के कई सारे, एक ये समझना बहुत जरूरी, एक मोड नहीं है, कई सारे हैं। वो सारा को ऐसा जोड़ रहा है कि वो एक जगह पे कंस्ट्रक्टिव करे और बाकी सारा टाइम में वो डिस्ट्रक्टिव है, तभी एम्पलीफिकेशन आपको मिलेगा। तो ये मेन कोर प्रिंसिपल यही है कि लाइट के साथ हम लोग ट्रिक खेल रहे हैं, वेवलेंथ का, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का, और सारा को कपल कर दे रहे हैं। तो अब बात करते हैं इसे बनाया कैसे जाता है। तो यहाँ पे समझिए मोड लॉकिंग आपको करना पड़ेगा, मतलब आपका जो पहला लेज़र है वो मोड लॉकिंग करेगा। तो वहाँ पे आपको चाहे कर्ल KERR लेंस इफेक्ट का इस्तेमाल करना है, जिसमें एक मटेरियल रहता है वो मतलब समझिए ऑलमोस्ट ऐसा कर देगा कि जिसमें हाई पल्स जो भी लेजिंग हो रही है वो एक जगह से निकलेगा, जो हाई फेजिंग नहीं हो रही है वो इधर उधर छितरा जाएगा। तो आप फिल्टर कर सकते हैं, मतलब कि लेज़र डालिए और जो एकदम हाई इंटेंसिटी है इसी के अंदर वो काम कर सकते हैं। मतलब जैसे एग्जैक्टली नॉर्मल लेज़र है, ये मटेरियल लगाइए आपका काम हो जाएगा। और या तो सैचुरेटेबल एब्जॉर्बर, जैसे कि ब्रैक गेटिंग लगाते हैं लेजर को बाउंस करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर में, उसी के जगह पे तिगड़म करके, ये तिगड़म करके आपको वो इफेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे समझिए मोड लॉकिंग के लिए हमें जो लेजिंग मटेरियल है, जो मीडियम है, उसमें फिजिकल तिगड़म करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं। आप उस मटेरियल को ऐसा कर रहे हो ना कि तुम यही करो ना, तुम मतलब मल्टी मोडल लॉकिंग ही कर लो, तो वो रहता है। अब रहा बात कि यहाँ से जो एनर्जी निकला है वो पल्स के मामले में तो बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले पल्स है, बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन ये समझिए कि इसको अगर आप अभी एम्पलीफाई करने की कोशिश किए, सारे इक्विपमेंट उड़ जाएंगे, वो एम्पलीफाई नहीं किया जा। फेम्टोसेकंड है, बोले ना बहुत ज़्यादा एनर्जी बहुत छोटे टाइम में है। तो करते क्या है कि इसे हम लोग खींच देते हैं, जो पल्स है पल्स को लेके खींच देते हैं। अब बोले भैया फेम्टोसेकंड का पल्स है, उसको हम पकड़ कैसे रहे हैं, पकड़ के खींच कैसे दे रहे हैं? तो यहाँ पे समझिए, आपको याद रखा होगा, स्कूल में पढ़े होंगे क्लास 7-8 में, कि जब भी लाइट घुसता है एक प्रिज्म से तो वो स्लो हो जाता है, और वो स्लो होता है अपने वेवलेंथ के हिसाब से। यानी कि जो शॉर्टर वेवलेंथ है वो ज़्यादा स्लो है, जो शॉर्टर वेवलेंथ है बहुत स्लो है, जैसे ब्लू एकदम नीचे आ जाएगा। जो लॉन्ग वेवलेंथ है वो ऊपर ज़्यादा बेंड नहीं होगा। तो यहाँ पे आप दो चीज़ कर रहे हो, लेज़र जो बीम आ रहा है उसको आप पहले फैला दे रहे हो, ठीक है? इसे हम कहेंगे कि स्पेस में आप उसे फैला दे रहे हो, कि वैसे मान लीजिए वो 2 मिलीमीटर का विड्थ था, उसको आप 20 मिलीमीटर कर दो, फैला रहे हो, ताकि एनर्जी बहुत ज़्यादा डेंस नहीं रहे। चलो ठीक है। फिर आप उसे समय में भी फैला रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली वेवलेंथ अलग अलग है। अब बोलेंगे क्या लेज़र में एक ही वेवलेंथ होना चाहिए? ऑन पेपर वैसा होता है, रियल लाइफ में वैसा नहीं होता। और खासतौर पे जो फेम्टोसेकंड का लेज़र आउटपुट होता है, उसमें क्योंकि पता है ना, बहुत सारे वेव को कंस्ट्रक्टिवली डिस्ट्रक्टिवली जोड़ा गया है, तो हौच-पौच रहता है, तो वेव उसमें भी बनता है। हाँ, बहुत नहीं रहता, मतलब कि पूरा रेनबो नहीं निकलेगा, लेकिन रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, काफ़ी चीज़ है। तो ये दोनों हम लोग को अलाउ करता है आपको समझिए स्पेस और टाइम में खींच देने का, कि भैया वो जो फेम्टोसेकंड है उसे थोड़ा फैलाओ, नहीं तो सारा चीज़ उड़ जाएगा जो इसके पाथ में है, और उसे थोड़ा फिजिकली भी फैलाओ ताकि गर्मी उतना ना हो। तो ये करके हम लोग इसे मतलब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से करें या प्रिज्म से करें, ये करके आप फैला देते हो बीम को। अब बीम फैलाने के बाद अब आप इसे ले जाते हो एम्पलीफिकेशन स्टेज पे। पल्स आपके पास आ चुका है, फेम्टोसेकंड है, लेकिन अगर उससे अभी कुछ करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, लेज़र आई सर्जरी ही हो पाएगा। अगर आप उसे मेटल कटिंग करने जाएंगे या सिरामिक में काम करना चाहेंगे तो बोलेगा सर इतने से ना हो गया, तो पावर उसमें उतना नहीं रहता है। तो उसको हम लोग ये पहले स्लो किए, फैला दिए, अब उसे हम ऑप्टिकल एम्पलीफायर में डाल रहे हैं। तो ये ऑप्टिकल एम्पलीफायर वही समझिए, फिर से वही है, लेजर गेन मीडियम, जिसमें जनरली टाइटेनियम सैफायर क्रिस्टल एम्पलीफायर कहा जाता है। ये एक मेथड है, बहुत सारे और मेथड भी है, लेकिन जनरली आपको वही मिलेगा, टाइटेनियम सैफायर क्रिस्टल एम्पलीफायर। तो उस एम्पलीफायर में एनर्जी आप डाल रहे हो, और एम्पलीफायर जो पल्स आ रहा है, जो अब धीरे हो चुका है और फैल चुका है, मोटा पल्स है, मोटा तगड़ा पल्स है, उसको अब ये बढ़ा दे रहा है, ठीक है? तो अब रहा बात कि ये अभी भी यूजलेस है, क्योंकि ये बढ़ गया है पावर बम में, लेकिन ये फेम्टोसेकंड नहीं है। तो अब इसे कोलैप्स करेंगे, यानी उल्टा करेंगे। जैसे आपने पिरामिड ये प्रिज्म में डाल के इसे फैलाया था 2 डायमेंशन में, टाइम और स्पेस में, अब इसे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में डाल पे आप कोलैप्स करोगे, कि भैया तुम एक जगह पे आओ, डेंसिटी बढ़ाओ, एक जगह टाइम पे सारा कोलैप्स करो, मतलब कि सारे वेव्स को एक जगह पे कंबाइन करो। तो जनरली उस टाइम में आप इसे प्रिज्म से नहीं कर सकते, प्रिज्म पिघल जाएगा। तो इसीलिए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से करते हैं, क्योंकि एक रिफ्रैक्शन से काम करता है, दूसरा रिफ्लेक्शन से काम करता है। तो रिफ्लेक्शन में काफ़ी एनर्जी आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो, तो वो आप उसे कंप्रेस करते हो। अब
आपके पास आ गया है अल्ट्रा हाई पावर का पल्स आ चुका है। तो वही लेजर आपने फेम्टोसेकंड लेजर बनाया तिगड़म करके, जो कर्ल लेंस का इस्तेमाल करके या सैचुरेटेबल एब्जॉर्बर का इस्तेमाल करके बनाया, फेम्टोसेकंड निकल गया। फेम्टोसेकंड निकल के आपने उसे फैला दिया, मोटा कर दिया। मोटा करने के बाद आप उसे एम्पलीफायर में डाले, एम्पलीफायर में बम बम पावर डाले आप उसमें, तब आपका उसमें ये समझ लीजिए टाइटेनियम सैफायर जो सेफ्टी गेन मीडियम है उसमें डाल के कर दिया, और उसके बाद उसे फिर से कंप्रेस किया। तो पहले आपने स्ट्रेच कर दिया एक स्टेज में, फिर आप उसे कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेस करने के बाद आप इसे बाहर निकालते हो, और अब फिर वो वापस वहीं पहुंच जाता है जिस पल्स पे चल रहा था फेम्टोसेकंड, अब लेकिन बूस्ट हो चुका है। ये अब इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये किसी भी चीज में छेद कर सकता है। इसमें मतलब इसके सामने कुछ नहीं टिकेगा। मतलब आप सिरामिक डाल दीजिए, बोले भाई टाइटेनियम डालिए भाई हटो, टंगस्टन हटो यार, कुछ भी नहीं टिकता इसके सामने। मतलब ये अब इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। तो कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। अब मैं क्लियर कर देता हूँ, जनरली आपका अगर आई सर्जरी वर्जरी हो तो सिर्फ वही पल्स रहेगा। ये जो इतना फचांग कर रहा है कि इसको खींचो, फिर एनर्जी डालो, फिर कंपैक्ट करो, वो जरूरी नहीं। लेकिन हाँ, कोई भी मशीनिंग के बारे में आप बात कर रहे हो तो जनरली वो ये सब फचांग करना पड़ेगा, नहीं तो उतना पावर ही नहीं होगा उसमें। तो अब थोड़ा इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो इतिहास समझिए कि लेज़र का इतिहास शुरू हुआ है 1960 से 1970s के बीच में। उसमें पहली बार रूबी लेज़र बनाया गया, यानी कि ये जो आप रूबी देखते हैं, जो मतलब फ्लैश बल्ब्स होते थे, उसका इस्तेमाल करके रूबी को एक्साइट करके उससे लेज़र निकाला गया। गाड़ी यहाँ से खुली है हमारा। फिर ये समझिए 1974 के बाद से सब लोग को मोड लॉकिंग थ्योरी को समझ में आने लगा कि भैया हम लोग कर सकते हैं। और उस टाइम फेम्टो सेकंड का लेज़र बना चुके, ये सॉरी पीको सेकंड का लेज़र हम लोग बना चुके थे, फेम्टो सेकंड का नहीं। पीको सेकंड तक लेकिन हम पहुंच गए थे। आइडिया मतलब गाड़ी ऑलमोस्ट सबको समझ में आने लगा कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। साइंस क्लियर हो चुका है, डेमो भी बनने लगा है। फिर होता है 1980s में आपका आता है टाइटेनियम सैफायर, मोड लॉकिंग करना लोग शुरू कर पाते, तब जाके एक्चुअल फेम्टो सेकंड लेजर खुल जाती है कि ठीक है भैया अब हम लोग एक्चुअली फेम्टो सेकंड लेजर बना सकते हैं। अब फेम्टो सेकंड लेजर के बाद 1990s में आएंगे, चर्व्ड पल्स एम्पलीफिकेशन बनता है। यहीं पे फेम्टो सेकंड लेजर अति बम बम हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया ना, जो फैलाना है फिर उसे कंप्रेस फैलाओ, फिर उसमें एनर्जी डालो, फिर पैक कर दो। मतलब आप ऐसा सोचिए, अटैची ले रहे हैं, अटैची खोल दे रहे हैं, फिर उसमें सामान भर दे रहे हैं, फिर अटैची बंद करके फिर बाहर फेंक दे रहे हैं। बस अटैची जो घुसा था वो समझिए 1 किलो का था, जो बाहर जा रहा है वो 100 टन का है। तो वही वाला बात हो जाता है आपका चर्व्ड पल्स एम्पलीफिकेशन। इसी के लिए इसे 2018 में इन तीनों लोगों को ये दिया गया है, क्या बोलते हैं हम, फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया है। ये काफी बड़ा बात है। मतलब कि चर्व्ड जहां से करना हम लोग शुरू कर दिए 1990s के बाद से लोग घुसे, तब सबको लगा रहे भैया इससे तो बहुत चीज हो सकता है, और 2018 में इसका नोबेल प्राइज दे दिया गया था चर्व टेक्नोलॉजी का। और फिर 2001 के आसपास में लेजिक सर्जरी, लेजिक उससे पहले भी होता था, आपका ये जो आई सर्जरी है लेजर से बहुत पहले से होने लगा है, लेकिन 2001 में ये बिना ब्लेड, उसे ब्लेडलेस कहा जाता है, उसमें फेम्टो सेकंड लेजर का इस्तेमाल करके करना है। नहीं तो ऐसे लेजर से डाल के करके ऐसे खूज बहुत सारा फचांग रहता था, वो फचांग कम कर दिया गया ये लेसिक से। 2000 ये एक में ये गाड़ी खुली थी, और उसमें जो नैनोमीटर यूज हुआ था वो था 1053, मतलब इंफ्रारेड इस्तेमाल किया गया था। और उसके बाद समझिए 2010 जब आ रहा है, तब तक फेम्टो सेकंड लेजर से मशीन टूल आना शुरू हो गए कि सर आपको कुछ ऊटपटांग काम करना है, ये हमारा सिस्टम है। आपको सिरामिक में करना है, आपको ये बहुत हार्ड मटेरियल में करना है, आपको कुछ ऐसा माइक्रो स्ट्रक्चर करना है जो तिगड़म है, जैसे कि अब कई बार आप देखते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग है, ठीक है। अब रहा बात इंजेक्शन मोल्ड, बहुत स्मूथ होना चाहिए सरफेस, नहीं तो काम नहीं करेगा। अब वो स्मूथ सरफेस है, प्लस वो बहुत हार्ड स्टील का बनाया जाता है ताकि वो उतना गर्म प्लास्टिक को झेल सके। अब उसमें कोई आप कैसे कोई पैटर्न डालोगे, मैनुअली लोग करते थे तो उतना बढ़िया पैटर्न बनता नहीं था। तो किसी को आइडिया है कि फेम्टो सेकंड लेजर से उस पर इंग्रेविंग कर देते हैं। तो अब इंग्रेविंग इतनी बम बम हो जाती है कि प्लास्टिक से आप इंग्रेविंग कीजिए उस मेटल पे, और उस मेटल से जब आप मोल्ड निकालिएगा एकदम बम बम, मतलब ऐसा वो सूडो कार्बन फाइबर का एक तो प्लास्टिक मोल्ड ऐसा बनेगा कि आप माइक्रोस्कोप से देखिए तो भी लगेगा कि भैया ये कार्बन फाइबर है ओरिजिनल, क्योंकि वो इतना मतलब जितना भी सरफेसेस है सब दे पाता है। तो कमर्शियल यूज बहुत फैलने लगा फेम्टो सेकंड लेजर का। माइक्रो मशीनिंग, सरफेस स्ट्रक्चरिंग में ये सब होने लगा। और 2020 जब आता है, यानी कि आज से 5 साल पहले, तब हाई स्पीड गैल्वो सिस्टम्स भी डेवलप होने लगे, जो मिरर से ऐसे ऐसे करके डांस करते थे, एक एक्स में एक वाई में जो करता था, ये बहुत तेज हो गया। तो अब ये समझिए कि अब हम लोग का फेम्टो सेकंड लेजर से जो मशीनिंग हो रही है, वो पहले भी हो सकता था, बट वो बहुत धीरे धीरे होता था कि ठीक है काम कर रहे हैं, अरे भैया रुको ना, कर रहे हैं काम। अब वो रुको ना नहीं, हो गया सर, टेक इट इन गो, स्पीड बहुत बढ़ गया है। तो ये समझिए कि गाड़ी खुली, हम लोग लेजर्स की गाड़ी खुली है 1960-70 से, वहां से हम लोग अभी अति बम बम स्टेज पे हैं।
अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये कोर डेवलपमेंट है। यहाँ पे समझिए कि ऐसे-ऐसे चीज़ इससे पॉसिबल हो सकते हैं जिसका लिस्ट अगर बनाने जाएँगे तो वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी और उस पे और लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि एक और स्टेज है जिसपे क्रिएशन ऑफ एक्टोसेकंड लेज़र ये लाइट पल्स कैसे वो कंप्रेस कर रहे हो तो मेरे भी समझ के बाहर है बट वो कर ले रहे हैं। और वो ऑटो सेकंड कितना है? इलेक्ट्रॉन हिल नहीं पाता ऑटो सेकंड के अंदर। मतलब कि अगर एटम है, एटम का इलेक्ट्रॉन इधर है, वो इधर नहीं आ सकता, उतना वो उसको टाइम लगेगा। तो मतलब लिटरली हम लोग समय रोक पा रहे हैं अब। तो ये बहुत अति भयानक चीज़ चल रहा है। फिर ब्लेडलेस आई सर्जरी, लेसिक में वही जो बता रहे हैं, जब भी आपको ब्लेडलेस सुनने को मिला है, जनरली उसका मतलब वही है कि फेम्टोसेकंड लेज़र इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर कोल्ड अब्लेशन इन हार्ड मटेरियल, वही बोला ना कि जैसे अगर आपका जो एकदम अल्ट्रा हार्ड आपका इंजेक्शन मोल्डिंग है, उसमें आप बहुत इंट्रिकेट पैटर्न बनाना चाहते हैं, वो बोलेगा भैया हम सँभाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं। और फिर अगर आप सिरेमिक्स में, जब बहुत सारा सिरेमिक में आप कुछ भी करने जाओ, वो चटक जाता है, तो वहाँ पे ये बोलेगा हम सँभाल लेंगे। वो चटकने का टाइम ही नहीं देता, सर हो गया, आपका ड्रिलिंग हो गया। वो बोलेगा अरे हम क्रैक कर जाएँगे, अरे हो गया सर डिलीवरी, आप हुलुलु कर रहे हो, कब की ड्रिलिंग हो चुकी है। तो कोल्ड अब्लेशन जो हार्ड मटेरियल्स में कर लेते हैं। और फिर इंटरनल मॉडिफिकेशन इन ट्रांसपेरेंट स्टफ, जैसे आँख के केस में भी कि आँख के अंदर घुस के वो छेड़खानी कर रहे हैं, मतलब वो लेयर जो है उसके अंदर कर रहे हैं, वैसा ही इसमें कर रहे हैं। ये है माइक्रोसॉफ्ट का 5D वॉक्सल डेटा स्टोरेज। तो इसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सिलिका। तो वो सिलिका में वही समझिए कि एक्स वाई जेड एक 3 कोऑर्डिनेट हो गया और फिर उसमें पल्स कितना बड़ा है, तो वो जो लाइन है वो कितना बड़ा है, और दूसरा पोलैरिटी उसकी कौन-सी है। तो वो वही वही इसीलिए 5D कहते हैं। 5D ऐसा नहीं कि टाइम में ट्रैवल कर रहा है, वो एक्स वाई जेड, और फिर कितना बड़ा वॉक्सल है और वो वॉक्सल की पोलैरिटी क्या है, ये दोनों में डेटा रख सकते हैं। तो इसीलिए ये इस तरह करके बना रहे हैं। ये मतलब इकलौता ऐसा टेक्नोलॉजी है जो अभी के टाइम में मैं देख सकता हूँ, जो लॉन्ग टर्म डेटा आर्काइविंग, डिजिटल डेटा आर्काइविंग पॉसिबल करता है। तो ये मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो वही बोल रहे हैं, बम बम ये टेक्नोलॉजी है और बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स है। हमको बहुत टाइम लगा समझने में कि भैया ये अटैची खोल के उसमें बिजली डाल के उसको बंद करके फिर फाड़ कैसे फेंक दे रहे हैं भैया, क्या बात है? तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन फेम्टोसेकंड लेजर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखना है, प्लीज़ मेरा डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक क्लिक कर दें। अगर आपको कुछ कमेंट लिखना है, आप ज़रूर कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।